मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये संख्या पद्धति चल रही थी, मैथ का सेगमेंट चल रहा था। संख्या पद्धति का ये 8वां क्लास है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आप उनको क्रम में देखिए। क्लास ये 9वां है, संख्या पद्धति का 8वां क्लास है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप विद इन सेकेंड इसे कर सकते हैं। पहले ध्यान से देखें कि है क्या ये। प्रथम n का मतलब कुछ भी, प्रथम 25, प्रथम 10, प्रथम 8, XYZ कुछ भी, n का मतलब कोई भी। तो प्रथम n विषम यानी ऑड, सम यानी इवन अथवा n तक की विषम या सम संख्याओं का औसत या योग ज्ञात करना। कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्या पद्धति में जिसमें ये कहा जाता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम 20, प्रथम 50, XYZ कुछ भी। और दूसरा एक टाइप है कि n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसी चीज़ के 8 प्रश्न बनते हैं टोटल। ये 8 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले आप अपनी कॉपी पे ये प्रश्न नोट कर लो, मैं पढ़ देता हूँ। इसके बाद आपको एक नियम बताएंगे और वो नियम इन 8 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त होगा। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देखें ध्यान से। पहला सवाल लिखा हुआ है, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तीसरा है प्रथम 23 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। और चौथा है प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये 1 से लेकर के 4 तक, इनके आगे प्रथम शब्द जुड़ा हुआ है और अगले 5 से लेकर के 8 तक ये अलग सवाल हैं। 37 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 66 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 28 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 53 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 4 ये और 4 ये। आपको नियम जो मैं बताऊंगा वो इसके लिए बताऊंगा, इन 4 के लिए, लेकिन वो लागू इन 4 पे भी होगा। यानी एक ऐसा नियम जिससे ये 8 सवाल विद इन सेकेंड किए जा सकते हैं। तो आइए आप नियम देखिए। ये आपके सामने जो रूल लिखा हुआ है बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छा है। 8 क्वेश्चन आप देखते ही इससे आंसर कर सकते हैं। देखिए मैंने एक शब्द से शुरुआत की है, प्रथम से, और यहाँ एंड 4 पे हुआ है क्योंकि ये 4 सवाल थे और 4 उससे लग जाएंगे 8। तो 8 क्वेश्चन एक नियम पे लगेंगे। उसको जो तक्की वाले थे उसको हम प्रथम में ले आएंगे। तो कैसे ले आएंगे ये बाद में बताएंगे। पहले फर्स्ट 4 क्वेश्चन देखिए। प्रथम से हमने शुरू किया है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1 होगा। और प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो nn+1 होगा। ये कोई फार्मूले नहीं है, प्रैक्टिस है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ और आप देख करके टिक कर लेंगे। देखिए ये सबसे पहला सवाल जो पीछे 8 क्वेश्चन उसमें हमने आपको दिए थे, तो कहा था कि प्रथम 25, कुछ भी ले लीजिए आप, सवाल पीछे लिखे, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, आपका आंसर होगा 25 ही होगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप इसको स्क्वायर कर दोगे 625 हो जाएगा। ये आंसर हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एक जोड़ दोगे 11 हो जाएगा, n+1 का मतलब। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 और n में +1 करोगे तो 11, 11 दहम्मा 110। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आप उन 4 सवालों के आंसर कर सकते हैं जिसमें प्रथम शब्द का प्रयोग किया गया है। आप फिर से प्रैक्टिस करिए। जैसे कहा गया कि प्रथम में छोटा छोटा लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रथम 5, ठीक है, फर्स्ट 5, प्रथम 5 कोई विषम संख्याएं हैं और इनका औसत क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 5 ही होगा। प्रथम 25, प्रथम 30, प्रथम 28, प्रथम 100, कुछ भी क्या होगा, एग्जैक्टली वही होगा।
फिर आप पूछ लेते हैं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो जाएगा। किसी ने आपसे कहा कि प्रथम 19 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर करता हूँ, 361 होगा। अब आप इसको चेक करें क्या ये सही है। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग पहली कौन सी होगी, 1 3, नेक्स्ट 5 7 9, जोड़िए जरा, 9 7 16, 5 21, 3 24, 1 25, 25 हो रहा है प्रथम 5 का योग। और आप क्या कह रहे हैं, एन स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप तेज़ी से जवाब दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप एक पॉइंट और देखेंगे कि प्रथम, मान लीजिए कुछ भी, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 6 में आपको 1 जोड़ना है, 7 आंसर होगा। अब यहाँ पे योग के लिए आपको ये फार्मूला जैसा दिख रहा है, आप इसको फार्मूला मत समझिए। अगर प्रथम 6 का योग पूछता है तो 7 से गुणा करिए, 7 का पूछता है तो 8 से करिए, 10 का पूछता है तो 11 से करिए। क्यों, 10 कह रहा है, 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 20 कह रहा है 1 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। तो बाय द वे आपसे पूछ लिया कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 16 से गुणा कर दो, 240। प्रथम 8 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 9 से गुणा कर दो। क्यों 9 से गुणा कर रहे हो, क्योंकि ये तो n हो गया और n+1 यानी अगले से गुणा कर दो, आप योग बता सकते हो। तो कोई फार्मूला नहीं है। 4 सवाल आपके इसमें सेट है। अब देखिए जो अगले 4 थे, जिसमें हमने आपसे ये कहा था कि 30 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, 25 तक की सम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग क्या, मतलब जिसमें तक की शब्द जुड़ा हो। तो तक्की में होता क्या है कि इसमें इवन और ऑड दोनों इंक्लूड होते हैं और इन्हें हमें अलग करना होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे ये कहा गया कि 30 तक की, अब 30 तक की आपसे पूछेगा विषम और या तो सम, या तो औसत पूछेगा या तो योग पूछेगा। 30 तक की, अब इसमें 30 ये कैसा नंबर है, केवल आप 30 को देखिए, ये इवन नंबर यानी सम है। यदि ये सम हो तो आधे विषम होंगे और आधे सम होंगे। इनके आगे आप प्रथम जोड़ लो और इस पे लाके सेट कर दो, यानी सवाल पहले जैसा हो गया। अगर 30 32 50 मीन्स कहने का अगर सम है तो हाफ हाफ कर लो, आधे सम होंगे आधे विषम होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी ने आपसे ये कहा कि 53 तक की, या तो क्या पूछेगा, सम या विषम। ठीक है, 53 तक की सम या विषम। तो ये क्या है, ये तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तुरंत इसको 1 कम कर दो, 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 52। धैर्य के साथ सुनिए, पेशेंस रखिए और एक एक चीज़ें सेटअप बनाते चलिए। 53 है, हमने कहा 1 कम कर दो। जब ये ऑड हो तो 1 कम कर दो, और इवन हो तो आधा आधा कर दो और प्रथम जोड़ दो, पहले जैसा हो गया। तो ये 53 है, 1 कम किया 52 हो गया। अब इसे आधा करो, ये हमेशा इवन होगा, और इसमें 1 जोड़ दो, ये हमेशा ऑड होगा। ये आपका रीज़न। सम संख्या या तो विषम के बराबर होगी, सम संख्या या तो विषम के बराबर होगी अथवा विषम से कम होगी, क्योंकि पहली संख्या विषम होती है हमारी। तो सम संख्या या तो विषम के बराबर होगी, मतलब जब 40 है तो हाफ हाफ हो गई, बराबर हो गई। किंतु उन परिस्थितियों में जब टोटल विषम नंबर दिए होंगे तो सम संख्या विषम से 1 कम होगी। ठीक है, अब कुछ भी आपके सामने आ जाए, देखिए ध्यान से, सवाल सुनिए। 31 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा सवाल है, मान लीजिए आ गया आपके सामने और पूछे गए हैं 31 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम है, तक की जुड़ा है, 1 बाहर कर लो, कितना हुआ 15, ये तो सम हो गई, 1 जोड़ दो, ये 16 हो गई, 16 हो गई, 15 सम है 16 विषम।
अब इसके आगे प्रथम जोड़ सकते हो। प्रथम 16 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। 8 सवाल का सेटअप इसमें बना सकते हो। तक्की वाले में आप डिसाइड कर सकते हो और प्रथम शब्द उसके आगे जोड़ करके इजीली वे में आंसर कर सकते हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 4 सवाल हैं, इनमें आपको करना कुछ नहीं है, देख करके आंसर टिक करेंगे। पहले मैं इसे डिटेल में बताऊंगा आपको। 6 क्रमागत विषम संख्याएं कोई हैं, मालूम नहीं कौन सी संख्याएं हैं। 6 क्रमागत का मतलब लगातार, कंटिन्यू। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 44 है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है, या इनमें चौथी संख्या क्या है, पांचवी क्या है। तो अगर एक मालूम होगी तो सब बता लेंगे। नेक्स्ट है 8 क्रमागत सम संख्याएं कोई हैं जिनका एवरेज 57 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें भी पूछ सकते हैं सबसे बड़ी कौन सी है। अगला लिखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, या 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है। सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी अगर ये संख्याएं मालूम होंगी तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, सब आप बता सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, ये सवाल हम आपको लगा के दिखाते हैं कि हमें एग्ज़ाम में करना क्या है और कैसे करते हैं लोग, कैसे सीखते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो हमें नहीं मालूम पहली संख्या कौन सी है। सपोज पहली संख्या हमारी x है, ठीक है, पहली संख्या x है। तो चूँकि विषम संख्याएं, इनमें अंतर 2-2 होता है। जो उत्तरवर्ती संख्या यानी बाद वाली होती है वो पहली वाली से 2 ज़्यादा होती है, और जो पहली वाली होती है वो बाद वाले से 2 कम होती है। तो पहली अगर x है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। तीसरी x+4 हो जाएगी। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी। x+6 हो जाएगी, ये चौथी। x+8 हो जाएगी, ये पाँचवीं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और x+10 ये आपकी छठी। यही 6 संख्याएं हुई। अगर पहली x हुई विषम संख्या तो अगली x+2 हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 कैसे। तो अगर ये 7 है तो 7 में 2 जुड़ेगा तो 9 नहीं होगा, 7 में 4 जुड़ेगा तो 11 नहीं होगा। तो चाहे इवन हो या आड हो, 2-2 ही जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरवर्ती 2 ज़्यादा होती और पूर्ववर्ती 2 कम होती है। तो ये आपकी 6 संख्याएं हो गई, x, x+2, x+4, x+6, x+8 और x+10। इनका एवरेज 44 है। तो एवरेज 44 है तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या 6 संख्याएं हैं। ये हो गया टोटल संख्याओं का योग, औसत गुणे संख्याओं की संख्या बराबर संख्याओं का योग। अब सभी x जोड़ लो, 6x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 बराबर, इसको गुणा कर लो, 6 चौको 24 के 4, 6 चौक 24 25 26। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 234, ठीक है। इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 234 डिवाइड बाई 6। ऐसे आपको करना नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 त्रिक 18, 6 9 54। x की वैल्यू क्या आ गई 39। मैंने कहा था पहली संख्या माना x है, क्योंकि हमें नहीं मालूम थी कि पहली संख्या कौन सी है। पहली संख्या x है, तो पहली संख्या x है तो ये मिल गई 39। अब पूछोगे आप सबसे छोटी कौन सी है, तो 39 है। और सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे लाके 39 रख दोगे, 10 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगी 49। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, बीच की कोई भी बता सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एग्ज़ाम में इसका जवाब कैसे देंगे। सबसे पहली चीज़, आप सवालों के फॉर्मेट को ज़रूर पहचान लिया करिए कि जब इस तरह वाला सवाल है, ऐसा वाला है, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। क्योंकि कौन कैसे पढ़ाता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ कैसे लिखा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या समझते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। अगर आप अपनी समझ को डेवलप नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की सिखाई विद्या काम नहीं आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट ज़रूर पहचानिए। अब आप देखिए 6 क्रमागत
8 क्रमागत। कहने का मतलब अगर सम हो चाहे वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर, मतलब पद सम हो, जैसे 6 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं, 4 हैं, तो ये क्या है, 4 क्या है, सम है, 6 क्या है, सम है, 8 क्या है, सम है। जैसे आपसे कह दिया 8 पेन, तो पेनों की संख्या क्या, इवन है। तो अगर 6, 8 ऐसा कुछ भी हो तो आप ध्यान से देखिएगा इसका जवाब और इसका, या ऐसे सवालों का जवाब कैसे देते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है। आप 44 लिख लो। 44 आपने लिख लिया। ये क्या है, औसत है, लेकिन किसका, विषम का। कितनी विषम, 6। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 एरो ऐसे निकालिए। चूँकि आप विषम देख रहे हैं, इसके ठीक पहले विषम कौन सी होगी, 43 और इधर 45। ये 2 आपने लिख लिया। उसके बाद कितनी है, 6, तो 2 आगे जाइए, 47 और 49, और 2 पीछे आइए, 41 और 39। यही वो 6 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 44 है। आपको कुछ नहीं करना, 44 लिख लिया, 2 एरो निकाला, 2 बीच में हो गई, 6 थी तो 2 उधर बचेंगी, 2 उधर। जब आगे जाओगे तो प्लस प्लस और पीछे आओगे तो माइनस माइनस, क्योंकि बाद वाली मीन्स उत्तर वाली 2 ज़्यादा होती है और पूर्ववर्ती वाली 2 कम होती है। क्लियर हो गए होंगे। फिर से देखिए ये वाला सवाल, इसको आराम से घर पे लगाइएगा, चेक करिएगा आराम से बैठकर इत्मीनान से। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 57 है। 57 लिख लिया। कितनी थी, 8 थी, और क्या है, इवन नंबर है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से 2 एरो निकालेंगे। इसके बाद कौन सी आएगी, 58 और इधर 56। अब कितनी संख्याएं, 8 हैं, 3 इधर 3 इधर, क्योंकि 2 तो बीच में हो गई, 6 बच रही हैं। तो यहाँ पे 58 के बाद 2 जोड़िए, 60, 62, 64, और इधर 2 2 घटाइए, 54, 52, 50। आप गिनिए और देखिएगा, चेक करिएगा, यही वो संख्याएं हैं। और इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं तुरंत, आपको लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो 6 और 8 अगर ऐसा सम पद हो तो इस तरह से एरो निकाल करके कर लीजिएगा, लेकिन अगर विषम हो तो कुछ नहीं करना है। 3 नंबर देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 7 है। अगर ऐसा हो तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 31 लिख लीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, आगे जाएंगे तो 33 और 35 मिलेगा, और इधर आएंगे तो 29 और 27 मिलेगा। यही आपकी वो 5 संख्याएं हैं। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है। 50 लिख लीजिए, आगे 3 लिख लीजिए, ये हो गए, और इधर 48, 46 और 44। 44, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये विषम पद हो तब तो कुछ करना ही नहीं है, वो लिखिए और आगे चले जाइए, है ना। और अगर सम है तो क्या करेंगे, एरो निकालेंगे उस तरह से। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगले ये 2 एग्जाम्पल जो लिखे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं, और इनमें लोगों से गलतियां भी होती हैं, कठिन भी कह सकते हैं आप सवाल। एग्ज़ाम में एट ए टाइम हो सकता है डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ऑप्शन से संभव नहीं हो पाता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है। इन संख्याओं का योग क्या है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है। इन संख्याओं का योग क्या है। और एक एग्जाम्पल और है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 575 है। इनका योग क्या है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जो स्क्वायर और क्यूब वगैरह है, अगर ये हमें अच्छे से याद होता है तो हम इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, तो ऐसी ही कंडीशंस आती हैं जहाँ पे इजी वे में हम अप्लाई कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। देखिए, कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं, हमें नहीं मालूम है, जिनका गुणनफल जो है
1848 है। अब आपको बताना है कि इन संख्याओं का योग क्या है। तो आप सबसे पहले 1848 लिख लीजिए, ठीक है, 4 8 1848 आपने लिख लिया। एक ऐसी संख्या ढूंढिए, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और स्क्वायर क्यूब याद करिए। एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका स्क्वायर, एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो, एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो। तो आपका जवाब है कि 43। 43 का जो स्क्वायर होता है वो इसका एकदम नियरेस्ट स्क्वायर होता है, यानी वो 1849 है, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो। अब एक इसके ठीक आगे वाली संख्या होगी और एक इसके ठीक पीछे वाली संख्या होगी, यानी ये 42 और 43 ही हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। एक ऐसी संख्या जो इसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो, तो 43 का स्क्वायर सबसे करीब में है, आप 43 लिख लीजिए। एक अगली एक पिछली, यही दो क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका गुणनफल ये दिया है। आप इनका योग पूछा जा रहा है, तो 42 और 44 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 86। आपका आंसर ये सही हो जाएगा। क्लियर हो गए होंगे। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, हमें नहीं मालूम कौन सी सम संख्या है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जरा सा देखिए कैसे करेंगे। ऐसे लिखेंगे x + 2, इनका गुणनफल 1848। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² + 2x - 18, इसको ब्रेक करेंगे, बहुत टाइम बर्बाद होगा। आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे हमने क्या किया है। एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो, एक पीछे वाली एक आगे वाली। अगला देखें, इन्हें याद रखें और इजी वे में ऐसे ही आंसर दें। सपोर्ट के लिए ऑप्शन होता है, ऑप्शन पे भी नज़र रखें। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 575 है, आपने लिख लिया, ठीक है। अभी मैं एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 575 है, इनका योग क्या होगा। आप एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, उससे आपको मतलब नहीं है। एक ऐसी संख्या आप ध्यान रखेंगे कि भाई 20 से तो बड़ी होगी, 25 हो गया, 625 हो जाएगा, 26, हाँ 24 का 500 कितना होगा 76, 24 का 576 होता है, तो आप 24 लिख लो। 24 का 576, ये आपको लिखना नहीं, मैं लिख करके दिखा रहा हूँ। नियरेस्ट है इसका, एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो। सवाल क्या है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 575 है, तो हमने कहा एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर इसके नियरेस्ट हो, तो आपने कहा 24 का 576 होता है। तो एक इसके ठीक आगे और एक इसके ठीक पीछे, क्योंकि उत्तरवर्ती दो ज़्यादा होती, पूर्ववर्ती दो कम होती है, तो एक इसके आगे और एक इसके पीछे, इनमें दो अंतर हो जाएगा। तो ये 23 और 25, इनका योग क्या हो जाएगा 48, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं 23 और 25 हैं जिनका गुणनफल 575 है, इनका योग क्या होगा 48 होगा। तो इस तरह से आंसर आप कर सकते हैं। देखिए एक दो एग्जाम्पल और दिखाते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि दो क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 1080 है, बताइए क्या आंसर होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 1080 है। ये संख्याएं कौन सी हैं भाई, ये इनका योग क्या है, यही तो दोनों बातें होंगी। या छोटी संख्या कौन सी है या बड़ी संख्या कौन सी, या दोनों का योग क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 1080 है, इन संख्याओं का योग क्या है। एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो। अब स्क्वायर याद है अगर आपको, तो 33 का 1089 होता है, 33 का 1089, ठीक है। ये हो गया नियरेस्ट, बिल्कुल नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम 25 नंबर मकान में रहते हैं, तो नियरेस्ट कौन से हुए 24 और 26, 24 और 26 मतलब नियरेस्ट। अब और भी आगे जा सकते, पीछे जा सकते, लेकिन सबसे क्लोज वाले हमें देखने हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई
35 का और ऊपर 1225, ऐसा नहीं है, नियरेस्ट क्लोज देखना है। अच्छा 33 हो गया, तो अगली जो है 34 और पिछली 32, यही दोनों संख्याएं हैं, जोड़ लो 66। है आसान सा तरीका। एक एग्जाम्पल इसका देखिए, कोई भी आंसर आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1155 है, ठीक है। ऐसे कोई भी मान लेते हैं, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1155 है, इन संख्याओं का योग क्या है, ऐसा सवाल आ गया, ऑप्शन दे दिया है ना, यहाँ लिख देता हूँ। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1155 है, ठीक है, फुल स्टॉप। इनका योग ज्ञात कीजिए। अब क्या करोगे, एक ऐसी संख्या पता करो कि जिसका स्क्वायर इसके नियरेस्ट हो। अंदाज़ा लगाइए क्या होगा, एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इसके नियरेस्ट हो, तो क्या हो जाएगा 34 का कितना स्क्वायर होता है 1156, 34 का 1156 होता है, राइट। 34 का 1156 होता है। अब ये याद रखिए छोटे मोटे स्क्वायर है, तो एक इससे ठीक पहले कौन सी थी 33 और एक इसके ठीक बाद 35, यही क्रमागत दोनों विषम थी। आप कह रहे थे ना दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1155 है, इनका योग क्या होगा, तो यही वो क्रमागत विषम थी। दोनों को जोड़ लो, इनका योग क्या होगा 6 5 3 8 68। इस तरह से इजी वे में आप आंसर कर सकते हैं, कोई भी सवाल बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। इस क्लास के ये दो लास्ट क्वेश्चन और आप देखेंगे। 8वां ये संख्या पद्धति का था, और अभी मैं 3 से 4 और आपको बताऊंगा, लगभग सारे क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। बस इम्पोर्टेंट ये है कि जो दूसरा क्लास है, मतलब पहला तो आपका इंट्रोडक्शन था, दूसरे से लेकर के और संख्या पद्धति के सभी वीडियो देखिएगा। अच्छा, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है। तो दो क्रमागत प्राकृत कोई भी संख्या है, आपको मालूम तो है नहीं, इनके वर्गों का योग 313 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर बात की जाए तो चलो पहली प्राकृत ये हो गई, अगली आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर उत्तरवर्ती एक ज़्यादा होता है पूर्ववर्ती से, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती से एक कम होता है। अब ये दो प्राकृत संख्याएं हो गई, इनके वर्गों का योग दिया है, तो x² और प्लस x+1 का स्क्वायर, और ये बराबर 313 है। आपको फाइंड, इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल काम है, आपको कतई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस सवाल का फॉर्मेट देखिए और जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप उसको अप्लाई करिए, अभ्यास में लाइए, प्रैक्टिकल होइए। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। तो पहली चीज़ तो क्रमागत है, नेचुरल नंबर्स हैं, और उनके वर्ग यानी स्क्वायर का योग दिया हुआ है, ठीक है। दो, उन संख्याओं का योग क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिख लीजिए, हाफ कर लीजिए। हाफ करने के लिए दशमलव वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, 310 312 समझ लीजिए। 312 का मतलब हो गया 156, है ना। दशमलव वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉमन सा कर लीजिए, हाफ कर लीजिए। मतलब अगर दशमलव नहीं है विषम तो ऐसे ही आ जाएगा, मतलब मोटा मोटा हाफ कर लिया 156, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी संख्या ढूंढ करके लाओ जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो, ये आपकी क्षमता है। यहाँ पे देखिए 156 लिखा है, बहुत ही प्रैक्टिकल रहिएगा। 12 भी बोल सकते हो, 12 का क्या होगा 144, लेकिन अगर 13 बोलोगे तो क्या हो जाएगा 169। अगर 12 बोलोगे तो 144 होगा, 13 बोलोगे तो 169 होगा। आपने क्या किया था, हाफ करके लिख लिया। एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो, तो नियरेस्ट में दो बातें होंगी, या तो ऊपर चला जाएगा या थोड़ा पीछे रह जाएगा, किससे, हाफ से। तो आप सपोज आपके मन में आया कि आपने 13 बोल दिया कि सब 13 का 169 होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, एक पीछे वाली है छोटी वाली, यही दोनों संख्याएं हैं, योग 25 होगा।
कुछ नहीं करना, क्लियर हो गए। अच्छा, मान लो आपके मन में 12 आया, तो आपने कहा 12, अच्छा ठीक है 154, अच्छा इससे कम है तो फिर आगे वाली होगी, ये दोनों हैं। हाफ कर लीजिए, नियरेस्ट एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो, यदि उसका स्क्वायर इससे कम आता है तो अगली निश्चित रूप से बड़ी वाली होगी, और अगर जो आपने डिसाइड किया है उससे स्क्वायर इसका उसका स्क्वायर इससे कम है तो आपकी पीछे वाली होगी। देखिए एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा सपोज करिए हमने एक थोड़ा सा बड़ा सा लिख दिया, एक ध्यान से देखिएगा 1301 ये लिख दिया। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1301 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब ऐसे नेचुरल नंबर कंटिन्यू दो हैं जिनके स्क्वायर का जो सम है वो ये है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। कोई समीकरण नहीं बनाना, क्या करोगे, हाफ करोगे, 1301 650 हो गया मोटा मोटा, है ना, 650। एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो, तो 25 का 625 होता है और 26 का 676, 25 हो गया। 25 का 625 होता है जो कि इससे कम है, निश्चित रूप से अगली बड़ी वाली होगी। यही दोनों संख्याएं आप बहुत ही इजी वे में बता सकते हो, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। नीचे एक और सवाल लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और देखा जाए तो कठिन सवाल है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 120 है। 3 कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 120 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा। अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन आप तरीका देखिए बेस्ट। अच्छा, अगर समीकरण की बात करें तो पहला x हो जाएगा, फिर x+1 हो जाएगा, फिर x+2 हो जाएगा। अब इनको गुणा करना तब तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया। इनको अगर गुणा किया जाए और बराबर कहा जाए 120 से तो थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हैं, चूँकि छोटे छोटे दिए हैं तो थोड़ा सा रुक करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम बिना टाइम बर्बाद किए एक्यूरेट कैसे आंसर दें, और ऑप्शन से चूँकि क्लियरिफाई हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हमें डर या असमंजस नहीं रहेगा। आप देखिए आंसर कैसे करेंगे। ऐसा समीकरण या ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकल रहिए। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 120 है, आप 120 लिख लो, ठीक है। ये 3 ही पूछा जाता है, क्योंकि 4 5 जब पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाएगी और संख्या पद्धति में आपसे नंबर्स ही चेक किए जाते हैं, यहाँ बहुत योग्यता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 120 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। आप एक ऐसी संख्या ढूंढ के लाओ जिसका क्यूब यानी घन एग्जैक्टली इसके आसपास हो, एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब इसके पास आके ठहरे। अब आप कह दो 10 का ठहरेगा, अरे 10 का तो 1000 होता है, जिसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। 5 का क्यूब क्या होता है 125, जो इसका सबसे नियरेस्ट है, क्योंकि अगर 6 कहोगे तो 216 हो जाएगा और 4 कहोगे तो 64 हो जाएगा, तो बड़ी दूर दूर हो गया 120 से। 5 का क्यूब क्या है एकदम नियरेस्ट। अच्छा, तो फिर एक पीछे एक आगे, यही वो संख्याएं हैं, जोड़ लो, 15 आंसर हो गया। इस तरह से आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हो। एक थोड़ा सा बड़ा मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, आप मान लो हमने ये दे दिया, इसको हटा के 1716 है, ठीक है। ऐसा सवाल आ गया, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 1716 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। ऑप्शन में हमने दे दिया, देखिए 38 36 कुछ भी दे देते, 42 48 ऐसा दे दिया। अब 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, कोई नेचुरल नंबर्स 3 है और इन संख्याओं का आपको योग बताना, तो संख्याएं पता होंगी तब तो योग बताएंगे। और आपसे तो ये भी कोई पूछ सकता है कि सबसे बड़ी वाली कौन सी है, सबसे छोटी वाली कौन सी, या मध्य संख्या कौन सी है, तीनों बातें, या योग पूछ सकता है। क्लियर हो गए। अच्छा, गुणनफल आप लिख लो 1716
16। लिख लिया। एक ऐसी संख्या पता करिए जिसका क्यूब इसके नियरेस्ट हो। अब क्यूब और स्क्वायर लिख के याद कर लीजिएगा, ये आपका काम है। 12 का क्यूब जो होता है वो आपको मालूम होगा 1728 होता है ना। 12 हो गया। 12 का क्यूब सबसे क्लोज इसका है ना, क्योंकि अगर 11 का देखेंगे तो 1331 हो जाएगा, 10 का 1000 हो जाएगा, 13 का और ऊपर 12 का सबसे क्लोज है 1728 होता है, नियरेस्ट। तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना। 12 आपका ये है ही है, एक ठीक आगे वाली होगी 13 और एक ठीक पीछे वाली हो 11। ये संख्याएं हैं क्रमागत प्राकृत 3, जिनको हम x + 1 x+ ऐसे मानते हैं, x + 1 और x + 2, और इनको गुणा करते। आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेट मैटर है कि इनको अगर गुणा किया जाए तो ये आएगा। क्लियर हो गए होंगे? तो इसके मामले में एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब इसका नियरेस्ट हो, एक ठीक पीछे और एक ठीक आगे, यही तीनों क्रमागत प्राकृत हैं जिनका योग तो क्या हो जाएगा 36। ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से इजी वे में आंसर आप दे सकते हैं। क्लास थोड़ा सा 1 महीने के लिए डिस्टर्ब हुआ था स्वास्थ्य न ठीक होने की वजह से। अब ये रूटीन में रहेगा और आप लोग प्रॉपर देखते रहिए। इसके अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।